स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से ही भारतीय नेतृत्व जस सोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था। 2. नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। 3. संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के हकदार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का विवरण भाग 2 में दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है। मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के समय से ही भारतीय नेतृत्व जस सोली की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था, अतः कथन एक सही है। जहां जस सोली जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, वहीं जस सांगुइनिस रक्त संबंधों को मान्यता देता है। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है, अतः कथन 2 सही है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय पुनर्वास परिषद चिकित्सीय नैदानिक क्षेत्र में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को लाइसेंस प्रदान करता है, लेकिन परामर्श मनोविज्ञान को विनियमित नहीं करता है। 2. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय पुनर्वास परिषद चिकित्सीय या नैदानिक क्षेत्र के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को लाइसेंस प्रदान करता है, लेकिन परामर्श जैसी अन्य मनोवैज्ञानिक शाखाओं को विनियमित नहीं करता है, अतः कथन एक सही है। भारत में मनोचिकित्सक मनोचिकित्सा में विशेषज्ञता वाले चिकित्सक होते हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा विनियमित होते हैं। एनएमसी सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है, जबकि भारतीय मन चिकित्सा सोसाइटी आईपीएस मन चिकित्सा अभ्यास के लिए विशिष्ट नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित थे। 2. उन्होंने 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए 1921 में इस्तीफा दे दिया। 3. 1938 में वे हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक मेल खाता है? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. सी. राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के विषयों से भी प्रेरित थे। एस.सी. बोस ने 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए वर्ष 1921 में इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1938 में नेताजी हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने स्वराज की वकालत की तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संघ का विरोध किया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकारी लेवी पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. घरेलू प्रतिस्पर्धा को समान बनाने के लिए भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क। बी. भारत में डिजिटल माध्यम से सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियां, भले ही उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति न हो, पर लगाया गया कर। सी. वैश्विक बाजारों में समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्यातकों पर लगाया जाने वाला शुल्क। डी. भारत में उपभोग की जाने वाली विलासिता की वस्तुओं पर लगाया गया कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समकारी लेवी उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाने के लिए शुरू की गई थी जिनकी भारत में महत्वपूर्ण डिजिटल उपस्थिति है और जो स्थानीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं, भले ही वे ऑफशोर संचालित हों और उन पर घरेलू कर दायित्व न हो। इस उपाय का उद्देश्य घरेलू और विदेशी व्यवसायों के लिए समान अवसर सर्जित करना है। इस शुल्क से प्रमुख अमेरिकी डिजिटल कंपनियां प्रभावित हुई, जिसके कारण वाशिंगटन ने लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करों की भरपाई के लिए कई भारतीय उत्पादों पर 25% तक का प्रतिकारी आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ मामला और दूसरी तरफ निर्णय दिए गए हैं। 1. ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950,
राज्य किसी कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है। 2. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है अथवा उसे हटा सकती है और ऐसी विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अमान्य नहीं होगी। 3. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017 भारतीयों को संविधान द्वारा संरक्षित निजता का मूल अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों की व्याख्या की। इस मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधि के आधार पर किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकता है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामले में प्रथम संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में केवल साधारण विधियां शामिल हैं। संविधान संशोधन अधिनियम संविधायी विधि शामिल नहीं है। अतः संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है या उसे हटा सकती है और ऐसी विधि अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ अगस्त 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि भारतीयों को निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आंतरिक हिस्सा है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, महापाषाण पत्थर की बड़ी संरचनाओं को संदर्भित करते हैं जिनका निर्माण या तो कब्रगाहों या स्मारक स्थल के रूप में किया गया था। कथन 2, वैश्विक स्तर पर कांस्य युग के पश्चात लौह युग आया लेकिन भारत में उत्तर ताम्रपाषाण काल बना रहा जबकि दक्षिण 3000 से अधिक स्थलों के साथ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लौह युग में प्रवेश कर गया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महापाषाण पत्थर की बड़ी संरचनाओं को संदर्भित करते हैं जिन्हें या तो कब्रगाह या स्मारक स्थल के रूप में निर्मित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता अधिकांश महापाषाणों का इतिहास लौह युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ स्थल लौह युग से भी पूर्व के हैं जो 2000 ईसा पूर्व तक फैले हुए हैं। विश्व स्तर पर लौह युग ताम्रकांस्य युग के बाद आया लेकिन भारत में उत्तर ताम्रपाषाण काल बना रहा। दक्षिण में 3000 से अधिक स्थलों के साथ लोहे को अपनाया गया जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व को दर्शाता है, अतः कथन 2 सही है। महापाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं जो महाराष्ट्र मुख्य रूप से विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में केंद्रित हैं। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। 2, संघवाद का भारतीय स्वरूप एक साथ आने वाले संघ का एक उदाहरण है। 3, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 में संघवाद के सिद्धांतों की पुष्टि की गई जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसे कभी कभी अर्धसंघीय प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संघ और संघ शासित दोनों के तत्व शामिल होते हैं। अतः कथन 1 सही है। संघ का एकत्रीकरण इस प्रकार में संपूर्ण निकाय में विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यह शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण की ओर अवनमित होती हैं, उदाहरण भारत, स्पेन, बेल्जियम। अतः कथन 2 सही नहीं है।
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 निर्णय में अनुच्छेद 356 के दायरे और सीमाओं पर स्पष्टता प्रदान की गई तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसके उपयोग पर बल दिया गया। इस मामले में संघवाद के सिद्धांतों की पुष्टि की गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं है और सहकारी संघवाद की वकालत की गई, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कोई भी अपराधी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका का आवेदन कर सकता है। 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान की शक्ति दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है, अतः कथन 1 सही है। भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक सहारा है। जब एक दोषी को विधिक न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान की शक्ति दी गई है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। 2. भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, अतः कथन 1 सही है। संविधान नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए, ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 जब संविधान को अपनाया गया था को ही लागू कर दिए गए थे। भारतीय नागरिकता को जन्म, वंश पंजीकरण और प्राकृतिकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चक्रीय मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चक्रीय मंदी सीमित आर्थिक गतिविधि की एक ऐसी अवधि है जो नियमित अंतराल पर होती है। 2. ऐसी मंदी अल्प से मध्यम अवधि तक चलती है तथा यह व्यापार चक्र में परिवर्तन पर आधारित होती है। 3. चक्रीय मंदी से निपटने के लिए वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के समान संरचनात्मक नीतियों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चक्रीय मंदी सीमित आर्थिक गतिविधि की एक ऐसी अवधि है जो नियमित अंतराल पर होती है, अतः कथन 1 सही है। ऐसी मंदी अल्प से मध्यम अवधि तक चलती है और यह व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित होती है, अतः कथन 2 सही है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अंतरिम राजकोषीय एवं मौद्रिक उपाय, ऋण बाजारों का अस्थायी पुनर्पूंजीकरण तथा आवश्यकता आधारित विनियामक परिवर्तन आवश्यक होते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डीप सीक और स्टारगेट शब्दों को अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? 1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटिंग अवसंरचना में प्रगति। बी. गहन समुद्र में अन्वेषण तथा अंडर वाटर तकनीक। सी. जलवायु परिवर्तन एवं महासागरीय अध्ययन। या डी. उन्नत सैन्य और रक्षा प्रणालियां। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।